नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है और शपथ ग्रहण के पहले ही आज जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि अग्निवीर स्कीम का रिव्यू होगा। ये जेडीयू जो कि एनडीए का हिस्सा है उसने कहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी अब हावी हो गया है। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके की मार्केट वॉलेटिलिटी 4 जून को दिखी थी कि पूरा मार्केट क्रैश कर गया था और उसका पूरा पूरा जो एक जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं फेक एग्जिट पोल से था। तो एग्जिट पोल्स, मोदी और शाह, इन सब को जोड़ते हुए आज राहुल गांधी ने कहा है कि इस पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए और ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम है जिस तरीके से मार्केट्स क्रैश करे थे, क्योंकि इसमें मोदी जी और अमित शाह दोनों ने इन्वेस्टर्स को ये कहा था कि भाई देखिए, आप देखेंगे कि 4 जून के नतीजे के बाद स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो उसी बात को आज राहुल गांधी ने बढ़ाया है और अब ऐसे में मोदी जी अपना कार्यकाल कैसे चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है सबके सामने कि मोदी जी इन दोनों एलाइज के कंधे पर कितने दिन सरकार चला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है कि आज अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, एनडीए की केवल पहली बैठक हुई थी और आज नीतीश कुमार ने अपना रंग दिखा दिया ये कहते हुए कि भाई अग्निवीर तो हम रिव्यू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी उन्होंने कहा कि इसमें बातचीत होनी चाहिए, यानी कि मोदी जी की स्कीम को एक तरीके से खारिज किया अग्निवीर को, और यूसीसी जो कि प्रधानमंत्री का फेवरेट प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने कह दिया कि बातचीत होगी। अब ये सारी चीजें मोदी जी को कैसे पचेंगी, ऐसे में मोदी जी क्या कर सकते हैं, कैसे कितना ये चलेगा कार्यकाल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और वही बड़ा सवाल है कि क्या अंत में आकर मोदी जी इस समय एनडीए और बीजेपी के लिए क्या एक बोझ बन गए हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। जैन जिज्ञासु जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कबीर जो कि सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, आपका स्वागत है। और राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में जैन जिज्ञासु से शुरू करती हूँ। थोड़े से पॉलिटिकल एंगल्स हमें मिलेंगे कि आज पहले ही दिन नीतीश कुमार ने अपना रंग मोदी जी को दिखा दिया है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने आज एक बड़े जेपीसी की डिमांड की है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि मोदी जी कितने दिन ठीक से सांस ले पाएंगे एनडीए के अंदर? वो क्या सफोकेटेड नहीं फील करेंगे? ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? वो यही कहेंगे कि भाई इससे तो अच्छा था कि हम अपना झोला उठा के चले जाते, वो ज्यादा बेहतर था। क्या वो स्थिति पर अब लाकर पूरा विपक्ष और उनके खुद के घटक दल उनको खड़ा कर देंगे? जी जी, शुक्रिया। एक तो कोई भी खुददार इंसान अपने लिए इस तरह की भूमिका नहीं चुनता। जनता ने साफ-साफ प्रधानमंत्री को हटाए जाने का जनादेश दिया है और उनके नेतृत्व में वह पार्टी बहुमत अपने बूते नहीं ला पाई है। यही प्रधानमंत्री थे, यही गृह मंत्री थे जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, इन तीनों के द्वारा पार्टी को जिताए जाने के बावजूद जबरिया इन लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और अपने नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में जब इस तरह का ह्यूमिलिएटिंग ही मैं कहूँगा, जहां आप इतनी बढ़-चढ़ के दावेदारी कर रहे थे, तो एक तो जमहूरियत का जो रंगो-बू होना चाहिए इस मुल्क में, वह देखने को मिला है। यह फौरी तौर पर ज़रूर आम आवाम के लिए राहत की बात है। और विपक्ष को जितना मजबूत होना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र को गतिमान बनाए रखने के लिए, जनता ने उस लिहाज से भी एक शानदार जनादेश दिया है। तो इस देश के करोड़ों लोगों को इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए और एक रचनात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, वह बिना किसी जश्न में डूबे हुए उसका एक मुजाहिरा तो आज राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है। और कल ही हमारे नेता तेजस्वी जी भी संयोगवश हुई नीतीश जी के साथ फ्लाइट में मुलाकात के दौरान भी और उसके बाद भी जो अपनी अपेक्षा व्यक्त की है कि बिहार के हित में निश्चित तौर पर नीतीश जी को 3 बातों के लिए सरकार के सामने बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखनी चाहिए। एक तो ये कि बिहार ने जो आरक्षण का कैप तमिलनाडु से भी ज़्यादा किया, 75%,
उसको कोई आघात नहीं पहुंचे किसी न्यायपालिका में, इसलिए उसको 9th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा कि जिस तरह से 1931 के बाद बिहार पहला सूबा है जिसने जाति आधारित गणना कराई, चूंकि यह संघ की सूची में शामिल विषय है तो इसको तो केंद्र सरकार ही कराएगी अखिल भारतीय स्तर पर, तो उसको देश के स्तर पर भी कराया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से अभी नॉर्मल सेंसस जो डेकेडल होता है वह भी नहीं कंडक्ट कराया जा सका है। तो यह विलंब क्यों है यह समझ से परे है, कोरोना का बहाना पहले किया गया। तो दूसरी हमारी यही मांग थी। और तीसरी ये कि इस देश में सौहार्द बना रहे, इसके लिए निश्चित तौर पर जहर उगलती भाषा से बचना चाहिए। इस बात का साफ साफ उल्लेख प्रधानमंत्री के समक्ष होना चाहिए। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो पुरानी मांग हम सब की रही है, जिसके लिए एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी सहमत हो गए थे, पटना के गांधी मैदान में राबड़ी जी ने आंचल फैलाकर उनसे बिहार के हित का ख्याल रखने की गुहार लगाई थी। लेकिन उस समय लालू प्रसाद जी को एक तरह से चुनाव के जरिए उनसे नहीं निपट पा रहे थे, तो उन पर हमले तेज करने के लिए एक साथ बिहार से जॉर्ज साहब, नीतीश जी, दिग्विजय सिंह जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, सीपी ठाकुर साहब, ऐसे संजय पासवान जी, कई मंत्री बनाए गए थे बिहार से। और एयरपोर्ट जाते जाते अटल जी की भाषा बदल गई, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना मुमकिन नहीं है। तो यह सिर्फ इसलिए हुआ कि नीतीश जी को लगा कि ये सारा श्रेय जो है राबड़ी देवी जी को न चला जाए। तो मैं समझता हूं कि आपने ठीक कहा कि मोदी जी अब लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, देश के लिए तो लायबिलिटी है ही, अपने गठबंधन के लिए भी। और अब असल मायने में सरकार को किस तरह से लोकलाज से चलाया जाना चाहिए उसकी एक झलक हमको दिखनी शुरू हो गई है, जो इस देश की तासीर के बिल्कुल अनुकूल मैं समझता हूँ। हम द्विदलीय पद्धति तो नहीं चाहते हैं, इसलिए यह जनादेश एक ऐसा जनादेश है जिससे हर कोई मुतमईन नजर आ रहा है। और इससे हम समझते हैं कि देश सही दिशा में शायद चल सके। फिलहाल तो मैं यही कहूँ। जी, राकेश अचल जी, अब आपके पास आती हूँ। उस समय पुष्पराज देशपांडे जो कि भारत जोड़ो यात्रा के लेखक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, आपका स्वागत है, आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन राकेश अचल जी, जो शुरुआत हुई है मोदी जी के शपथ ग्रहण के पहले, उसी पे लगता है कि थोड़ा सा ग्रहण लग गया है, इन द सेंस कि कल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है। आज सारे बीजेपी के सांसद रात तक पहुंच रहे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। अब कल कोई बीजेपी के अंदर से विरोध के सुर आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी कभी अपने आप से, अगर उन्होंने भाप लिया है कि भाई बहुत सारी दिक्कतें हैं और मेरा ये जो नेचर है वो इस तरीके की सरकार, मिली जुली सरकार चलाने का नहीं है, तो आपको लगता है कि मोदी जी क्या इतने उदार हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि भाई कोई और जिम्मेदारी संभाल ले, मेरे से ये नहीं होगा? क्या आपको लगता है ये चीज मोदी जी कर सकते हैं? धन्यवाद नीलू जी। देखिए, आपने एक यक्ष प्रश्न किया है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी पुनर्मूसको भव भी हो सकते हैं, दोबारा से शेर से चूहे भी हो सकते हैं। और मोदी जी कुछ भी, मैं आपने जो सवाल किया उसमें उत्तर निहित है कि वो अभी सत्ता से दूर जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि जिस दिन वो सत्ता से विलग हुए उस दिन पिछले 10 साल में उन्होंने जो भी काम किया है उसकी न सिर्फ समीक्षा होगी बल्कि उसके लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई वगैरह जो उनके पालतू यंत्र थे, वो सब आज विपक्षी नेताओं के पीछे लगे रहे कल चुनाव तक, वो सब उनके पीछे भी लग सकते हैं। इसलिए वो सत्ता से तो अभी दूर होने की स्थिति में नहीं है। अगर ये होता तो वो इतना कल का इंतजार करते। कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक है, उसमें नेता औपचारिक रूप से नेता चुने जाने के पहले ही उन्होंने एनडीए की बैठक आहूत कर ली। उसमें वो खुद नेता बन गए, खुद जाके राष्ट्रपति को समर्थन की चिट्ठी भी दे आए। अरे भाई, ये आप भारत का संविधान नहीं मानते, चलिए छोड़ दिया, आप अपनी पार्टी का संविधान तो मानो भाई, कि पहले औपचारिक रूप से नेता तो चुन लिए जाओ। हो सकता है कल आपको नेता न चुना जाए, संभावनाओं का खेल है ना। लेकिन मोदी जी बहुत भड़बड़ाहट में है। और दुर्भाग्य, देखिए संस्कृत में एक कहावत है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका भक्षति, पहले ही कौर में मक्खी उनके आ गई। नीतीश बाबू ने बिहार के मुद्दे पर जो बात रखी है वो आज से नहीं है।
नीतीश बाबू किसी भी दल के साथ रहे हो, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे आरजेडी के साथ रहे हो, चाहे कांग्रेस के साथ रहे हो, चाहे अटल जी के साथ रहे हो, जैसा कि अभी जिज्ञासु ने बताया अटल जी हमारे शहर के हैं, तो इसलिए अटल जी के बारे में मैं ज्यादा संवेदनशील रहता हूँ। तो ये अटल जी की प्रतिछाया तो नहीं है। अटल जी ने गठबंधन का धर्म भी निभाया, सरकार चलाई, उन्होंने राजधर्म भी निभाया, लेकिन मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना राजधर्म 2002 में निभाया, ना 2014 से लेकर 2024 तक निभाया। तो ये जो व्यक्ति राजधर्म नहीं निभा पाया, वो गठबंधन धर्म कैसे निभाएगा? ये तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसमें एक एक पल, एक एक कदम आपको अपने सहयोगी दलों के साथ संवाद करना पड़ता है। यहाँ तो सारी हरी झंडियां एक ही आदमी दिखाने की आदत पड़ी हुई है। तो वो कैसे संभव है कि टीडीपी और जेडीयू और उसके अलावा 36 और दल जिनके पास 1 सीट है, 2 सीट है, 4 सीट है, चिराग भी हैं उसमें मांझी भी हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं। तो इनके साथ गठबंधन चलाना मोदी जी के लिए बहुत कठिन है। लेकिन वो हर शर्त पर, चाहे वो नीतीश बाबू की शर्त हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की शर्त हो, हर शर्त मानने के लिए विवश होंगे अगले 6 महीने तक, क्योंकि वो अपने जो उन्होंने किया धरा है, जो चुनाव के ठीक पहले किया, उन्होंने शेयर बाजार में जिस ढंग से उछाल करवाया, पैसा डलवाया अपने लोगों से कह करके, और जिस तरह से 14 लाख करोड़ रुपया लोगों को कमवाया और एक ही झटके में लोगों का डुबा भी दिया उतना पैसा, ये हर्षद मेहता ने भी 1992 में नहीं किया था। उस समय का मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1992 में हर्षद मेहता भी इस मॉडस ऑपरेंडी को इस्तेमाल नहीं कर पाए थे जो मोदी जी ने सरकार बनाने के लिए की थी। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो बेचारे 370 चाहते थे तो 303 भी नहीं आई, 240 पे 40 पे ही गाड़ी अटक गई। तो सारी जो पासे हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं। बावजूद इसके मुझे बहुत भरोसा है कि मोदी जी घुटने के बल बैठ जाएंगे, लेकिन अभी सत्ता छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। जी। लेकिन जो राहुल गांधी की डिमांड थी, दीपक मैं अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा आप दीपक, कि राहुल गांधी ने कहा है कि जेपीसी का गठन होगा और जेपीसी की जांच अगर ठीक तरीके से हो जाएगी और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलता है तो आपको लगता है कि मोदी जी के लिए वाकई में और अमित शाह के लिए खासकर, ये दोनों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है जेपीसी की जांच? क्योंकि आज अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ और अगर जेपीसी की डिमांड आ गई है तो हम सोच सकते हैं कि आगे मॉनसून सेशन में किस तरीके का पार्लियामेंट मोदी जी को फेस करना पड़ेगा। इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी इग्नोमिनी क्या वो फेस कर पाएंगे या उसके पहले ही सरेंडर कर देंगे? उनको दिख रहा है, इस समय साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष क्या करेगा और उनके घटक दल क्या करेंगे। आज ऐसा तो नहीं है ना कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत दूध के धुले हुए हैं और वो मोदी जी की असलियत समझते नहीं है। जी दीपक। नहीं, देखिए जाहिर सी बात है, पहली बात तो विपक्ष वही करेगा जो विपक्ष को करना चाहिए। ये अलग बात थी कि एक तानाशाह जब तक कुर्सी पे था तो वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं था जबरन। अब ये लोकतांत्रिक विपक्ष था, ये ऐसा तो नहीं करता था कि मारपीट करने लगे या बवाल करने लगे। ये एक शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात कहता था और वो अनसुनी करी जाती थी। जाहिर सी बात है, तभी किसान बिल पास हुआ, तभी बहुत सारी मतलब हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हुई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी कितने बरसों बाद तो सुनने को आ रहा है शब्द, मतलब हम लोग तो भूल गए इसे मतलब भूल चुके हैं इसको, तो अब इसका पूरा नाम याद करना पड़ेगा। मुझे याद है कि देखिए मोदी जी के लिए सबसे बड़ी सीख तो ये है कि उनको बहुत सारे शब्द वो निकाल के लाने पड़ेंगे जो यूपीए के समय चलते थे। यूपीए के अंदर देखिए कोई भी चीज है, आपने परिभाषाएं बदल दी है तो लोगों की जहनियत बदल गई है। प्रधानमंत्री कौन चुनता है, संसद का रोल क्या होता है, विपक्ष का रोल क्या होता है, ये सब भूल गए हैं लोग। लोगों को लगता है एक राजा जीता है, राजा नहीं था कोई भी। विपक्ष होता है, जवाबदेही होती है, ज्यादातर चीजों पे ज्वाइंट होता है, आपस में संवाद होता है, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार सांसदों का होता है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी, लेकिन हो रहा था ये सब। तो बहरहाल अब का मसला ये है कि अभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, अभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। अगर वो होते हैं, कल के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी संसदीय दल का नेता चुनेगी, फिर एनडीए अपने संसदीय दल का नेता चुनेगा, तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जेपीसी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए शेयर बाजार के मामले में हिंदुस्तान में शेयर बाजार है क्या, ये बहुत से पढ़े लिखे लोग नहीं जानते।
और बहुत से लोग जानते हैं, जिसमें गुजराती सबसे आगे हैं। गुजरातियों के बारे में कहा गया जाता है कि हर घर में 4 लोग हैं, तो चारों लोग शेयर मार्केट में अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे याद है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम लोग पूछते हैं कि आखिर ये शेयर बाजार है क्या, तो बोले ये तो शेयर बाजार ही बता सकता है। अच्छे अर्थशास्त्री शेयर बाजार नहीं जानते हैं। आप बात कर लीजिए, आप जांदरेज से बात कर लीजिए, आप अमर्त्य सेन से बात कर लीजिए। एबी वर्धन ने एक बार कहा था शेयर बाजार क्या होगा ये सब हमें पता नहीं होता है ना, जब यूपीए 1 बनने जा रहा था। और यूपीए 1 बनने जब जा रहा था, जब खुला सपोर्ट किया था लेफ्ट के 62 सांसदों ने यूपीए 1 में, तब हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन लगी थी, तब भी मैं बार बार कहता हूं, वाम आतंक से शेयर बाजार दहला। अब वो कैसे दहलता है हमें पता नहीं, लेकिन ये पता होता है कि तमाम नागरिकों का जुए की तरीके से एक बहुत बड़ा अमाउंट डूब जाता है। उसको प्रमोट करा गया, कितनी रील्स तैर रही हैं जिसमें अमित शाह का मुंह से कहलवाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार आने वाली है, ये वाले शेयर खरीद लीजिए। ये जो है, ये वाले शेयर खरीद लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट करना, ये प्रमोशन करना, ये सब कैसे होता है, क्या होता है? अच्छा, जैसे हम लोग कह रहे हैं, एक तर्क है बेसिक की ईवीएम जो मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं उसमें गड़बड़ी संभव है, तो आखिर शेयर मार्केट में कैसे उछाल लाया जाएगा, इसमें तो अब तो ओपन है। हर्षद मेहता कांड हुआ, कितना हुआ, फिल्में बनती हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो देश को गुमराह करके अगर अपने चंद लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा तो वो धंधेबाज है। और जो लोग तबाह होंगे, गलती उनकी तबाही की नहीं है। ये बात सही है कि उन्होंने लगा दिए पैसे, लेकिन वो पैसे इसलिए लगाते हैं कि एक ट्रस्ट है। जब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के जब पेटीएम का प्रचार होता है या रिलायंस का प्रचार होता है, तो पेटीएम और रिलायंस प्रधानमंत्री की वैलिडिटी हासिल करते हैं। जब पीएम केयर फंड नाम रख के फ्रॉड होता है तो उसमें पीएम के नाम का इस्तेमाल होता है। अगर वो कह दे कोई अलाना फलाना, ये इवन ये कहते हैं अमित शाह का केयर फंड है, नरेंद्र मोदी का, कोई झांकने नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग है। प्रधानमंत्री एक संस्थागत चीज होती है। इसलिए बिल्कुल राहुल गांधी की बात सही है, और देश में चुनाव खत्म हुए हैं पर देश की बदहाली नहीं खत्म हुई है। 10 साल की जो बदहाली है, ऐसे में आम निवेशकों का पैसा बर्बाद करना, गुमराह करना, इस पे जांच होनी चाहिए। एग्जिट पोल वालों पे जांच होनी चाहिए, कितने करोड़ लाके उन्होंने ये सब तमाशा किया है। ये एक लूट है, ये कॉर्पोरेट लूट है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का ही एक शेड है, और इसमें तो जेल होनी चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए, और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो, अगर वो इसमें शामिल है तो क्यों नहीं गिरफ्तार होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बात है, लेकिन अभी तो ये है कि प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से बन तो जाएं, अभी तो बनने पे ही आफत मची हुई है। मैं इसी सवाल पर ही आ रही थी और मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी, उसके बाद पुष्पराज के पास। कि सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि क्या आपको कल कोई संशय है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पासा ही पलट जाए? कल बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में अगर मान लीजिए मोदी जी को कोई नहीं चुनता, या हो सकता है आज बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाए, हो सकता है फोन्स बज रहे हो कि भाई मोदी जी को आप चुन लीजिएगा, जो भी बातचीत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कल कोई विरोध के सुर आपको लगता है बीजेपी के अंदर से सुनाई पड़ सकते हैं? गडकरी जी भी हैं, राजनाथ, शिवराज चौहान रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं। जी नीलू जी, अब मोदी भगवान बनने चले थे तो 2-4 सांप तो गले में लटकेंगे ही। ये तो हमारे जितने भी अवतार हैं, शिव जी हों या विष्णु जी हों, सांप को तो साथ लेके चलते थे। तो जिसको भगवान बनने का बहुत शौक होता है उसको 4-5 सांप अपने गले में लटकाना ही पड़ता है। तो मोदी जी की स्थिति ऐसी हो गई है, सांप छुछुंदर वाली। वो चाह के भी अब इसको ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। आपने मुझसे पहले पूछा सवाल कि क्या वो फ्रस्ट्रेट होकर सरेंडर कर जाएंगे। बात अब उनके हाथ में रही ही नहीं। सांप छुछुंदर में कहा जाता है कि छुछुंदर को गलती से सांप जब पकड़ लेता है तब न तो वो उसको उगल सकता है, न तो वो निगल सकता है। तो मोदी जी के हाथ में नहीं है। उनको यही टॉर्चर उनको झेलना पड़ेगा। यही उनकी नियति में लिखा हुआ है। शुरू हुआ था कि शेर अकेला चला था, खत्म होगा कि शेर थकेला हो गया। यही होने वाला है। इसका कारण बताता हूं मैं। इसका कारण सीधा सा है कि कहीं पर भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए तो आज रात में मेरे घर में अगर खाना भी बनेगा, भले छोटा सा दाल चावल भी बने, तो दाल चावल तो एक पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है जो अंत में मिलता है, लेकिन उसके पीछे एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस के बाद ही एक पदार्थ निकलता है। देयर इज ए प्रोसेस एंड देन देयर इज ए प्रोडक्ट। तो एक प्रक्रिया के बाद ही एक पदार्थ निकलता है।
तो भाजपा और भाजपा के साथ में सिर्फ भाजपा नहीं कहूंगा, भाजपा का एक समूह है जिसमें भाजपा के नेता भी हैं, भाजपा से संबंधित मीडिया भी है, भाजपा का वो वोटर हो सकता है, भाजपा के फॉरवर्डर भी हो सकते हैं, भाजपा के समर्थक होते हैं। उनको लगा कि ये प्रक्रिया ना, लोकतंत्र प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, सीधे प्रोडक्ट पर, सीधे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं, सीधे प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, प्रोसेस को छोड़ देते हैं। लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र में इनहेरेंटली एक प्रोसेस रहता ही है, जिसको आप चेक्स एंड बैलेंसेस कह सकते हैं, जिसको आप कानून कह सकते हैं, जिसको आप संविधान कह सकते हैं, आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में एक देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही एक आप पदार्थ निकाल सकते हैं। तो भाजपा के साथ दिक्कत ये हो गई थी कि इस देश में भाजपा का जो समूह है उसके पास कोई आइकॉन नहीं है। दूसरों के पास किसी न किसी तरह के आइकॉन है, किसी के पास गांधी है, तो किसी के पास बोस है, तो किसी के पास भगत सिंह है, किसी के पास पेरियार है, तो किसी के पास बसवन्ना है। भाजपा के साथ दिक्कत यह थी कि भाजपा का कोई आइकॉन नहीं था, कि तो जबरदस्ती इन लोगों ने मोदी जी को सोचा कि इनको एक आइकॉन बना देते हैं। तो पिछले 10 साल में पूरे के पूरे प्रक्रिया को साइड में करके सीधे एक पदार्थ खड़ा कर दिया कि हम ये खड़ा हो गया हमारा आइकॉन। अब वो क्या हो गया, इस चुनाव में भाजपा ने कोशिश तो की 10 साल से कि एक आइकॉन को स्थापित करने की, लेकिन इस देश के लोगों ने इस चुनाव के नतीजों में इसका उल्टा बता दिया। तो ये बीजेपी को, असल में बीजेपी को, और सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूं मैं फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है एक इकोसिस्टम, बीजेपी का इकोसिस्टम, हिंदी में मैं कहूं तो भाजपा का समूह। उसमें भाजपा के शीर्ष नेता भी हो सकते हैं, भाजपा से का समर्थन करने वाले या भाजपा के तरफ रुझान वाले मीडिया भी हो सकती है, भाजपा का एक छोटा सा वोटर भी हो सकता है, और किसी ने भाजपा को कभी वोट नहीं दिया लेकिन भाजपा के फॉरवर्ड भी हम करते हैं, अगर उसमें मैं भी हूं तो मैं भी शामिल हूं। तो ये सब जो हो गया है कि एक आइकॉन की हालत अभी ऐसी हो जाएगी कि जैसे बचपन में कहानी पढ़ते थे कि राजा नग्न है, लेकिन वो नग्न रातों रात नहीं हुआ, काफी देर तक वो पूरे गांव में घूमते रहा वो हाथी के ऊपर। अब सबको मालूम है कि वो नग्न है, लेकिन बोलने में बहुत देर लगा। तो ये जो नग्नता है, तो ये शनै शनै धीरे धीरे, संस्कृत में एक शनै शनै कहा जाता है, तो धीरे धीरे आएगी। अगले कुछ महीनों में इस आइकॉन की बेचारगी पूरे देश को दिखेगी, पूरे दुनिया को दिखेगी। चले थे विश्वगुरु बनने के लिए, वो हम लोगों के यहाँ कहावत है कि चौबे जी बने छपे बनने और दुबे भी बन के नहीं लौटे करके। तो मुझे मतलब मेरा सवाल छोटा सा है कि भाजपा पिछले 10 साल से कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी विश्वगुरु बन गए हैं। ठीक है, विश्वगुरु बन गए। महाराज, आप तमिलनाडु में, अपने ही देश के एक हिस्से में तमिलनाडु में एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, तो आप विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? तो ये सब जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्सेस थे, वो पैराडॉक्सेस के कारण ये थे, अंतर कला के कारण ये थे कि इस देश में सबको मालूम है कि कोई भी एक चीज मिलने के लिए, सफलता मिलने के लिए, या कोई भी एक चीज प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया के बाद पदार्थ मिलता है। भाजपा का पूरा इकोसिस्टम को लगता है प्रक्रिया को साइड करो, सीधे पदार्थ पकड़ लो। अब उन्होंने पदार्थ पकड़ लिया है। अब मोदी जी के साथ ये होगा, यही होगा कि 10 साल तक चला था कि शेर अकेला चल रहा है, अब होगा कि शेर थकेला हो गया। यही होने वाला अगले कुछ महीनों में। और जहां तक आपने जेपीसी की बात की, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने शेयर मार्केट के बारे में बात की, तो उसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक चीज है, 100 रुपए की उसका मूल्य है, आज वो 100 रुपए की, कल मैंने खरीदी थी, आज वो 120 रुपए की हो गई। तो जैसे ही 120 रुपए की हो गई तो मुझे लगा इसमें 20 रुपए मेरा मुनाफा हो गया। तब तक आप जैसे चंद लोग, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो आके बोले कि बहुत अच्छा चीज तुमने किया है, ये कल ध्यान रखना, कल ये 140 में भी जाएगा और परसों 160 में भी जाएगा। तो 120 में फायदा होते हुए भी मैं सोचूंगा कि क्योंकि आप लोग जैसे समझदार लोग बोल रहे हैं कि कल ये 140 जाएगा, तो मैं उसको नहीं बेचूंगा, मैं रख लूंगा। और कल होके वो 140 पे जाने के बदले 80 पर गिर गया, तो सवाल तो ये उठता है कि किसने मुझे राय दी कि 100 रुपए की चीज 120 पे जिस दिन मुनाफा हो गया था, उस दिन बेचने से मुझे रोका क्यों? क्योंकि आप अगर अदानी का शेयर देखिएगा तो एग्जिट पोल से एक दिन पहले वो 3700 रुपए का था, एग्जिट पोल के दिन 3400 रुपए का था, एग्जिट पोल से एक दिन पहले 3400 रुपए का अडानी का शेयर था, एग्जिट पोल के दिन 3700 रुपए का हो गया, और चुनाव के रिजल्ट के दिन वो तो 2900 का हो गया। इस बीच में यही हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने लोगों को आके कहा कि आपको शेयर खरीदना चाहिए। तो जेपीसी होगा तो यही होगा, जेपीसी हो या नहीं हो। जेपीसी के साथ एक और बात होती है नीलू जी, की जेपीसी एक प्रक्रिया होती है। जेपीसी, आपको ध्यान है कि जेपीसी कोई रातों रात न बनती है और न तो रातों रात कोई निर्णय देती है।
जेपीसी की पूरी प्रक्रिया 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की होती है, जिसमें कि पहले पार्लियामेंट में डिबेट होती है कि जेपीसी चाहिए भी कि नहीं चाहिए, जेपीसी किस विषय पर चाहिए, जेपीसी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, उसके मेंबर्स कौन होंगे, उसके बाद जेपीसी किसी को भी बुला सकती है, वो प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है। तो मोदी जी के साथ दिक्कत ये होगी कि इतने दिनों तक इन्होंने केवल और केवल जो प्रोडक्ट पकड़ा था, प्रोसेस को छोड़ दिया था। जेपीसी एग्जैक्टली इनको प्रोसेस में घुसा रही है, तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी द पनिशमेंट फॉर बीजेपी फ्रॉम henceforth. दैट इज माय मेरे ख्याल से मेरी बात हो गई। हाँ, तो इफ द प्रोसेस इज गोइंग टू बिकम द पनिशमेंट, अब पुष्पराज मैं अब आपके पास आती हूँ कि जेपीसी की ये जो डिमांड है, क्या अब मोदी जी को कोई भी नहीं बचा सकता है? जेपीसी की डिमांड होगी तो मोदी और शाह के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है और उनका जेल जाना तय है। जी पुष्पराज। नीलू जी, आपको जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी नीलू जी? हाँ, आ रही है, जी, आ रही है। आपको पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। शायद थोड़ा लैग है, इसलिए मैं तेजी से नहीं बोलता हूँ ताकि आप सुन पाए। देखिए, ये जो एक चीज तो साफ है कि अब इंडिया अलायंस जो है, इंडिया का जो गठबंधन है, वो फ्रंट फुट पे खेल रहा था, अभी खेल रहा है। पहले हम लोग डिफेंसिव पे थे, हम लोग एक रन मार रहे थे जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब T20 शुरू होने वाला है। और देखिए, अगर शपथ ग्रहण के पहले ही आपने पहले ही छक्का मार दिया कि हम लोग जेपीसी मांगेंगे, मतलब इन लोगों की अब जो हवा उड़ गई है, ये साफ नजर आता है कि आज एक तो है कि भाजपा का संसदीय दल बैठा होगा या खत्म हो गया होगा, वो नहीं जानता मैं, लेकिन आज किसी भी चैनल में भाजपा की संसदीय दल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज सब जगह सिर्फ शेयर मार्केट की बात हो रही है, राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बात हो रही है और जेपीसी की बात हो रही है। तो नैरेटिव जो है ना, पहले से इन्होंने कैप्चर कर रखा है और ये पहली इनकी मतलब ये एक संकेत है कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, क्योंकि आज तो छक्का मारा है, अब इसके बाद देखिए कैसे चौके मारते हैं, चौके छक्के। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि जेपीसी जैसे अपने जो पहले पैनलिस्ट थे सिद्धार्थ जी, वो कह रहे थे जेपीसी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसमें विपक्ष भी होता है और रूलिंग पार्टी के भी लोग होते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में भाजपा ने किसी भी संसदीय नियम का पालन नहीं किया है। सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया था, आपको याद होगा, क्वेश्चन आवर एक बार उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। अब ये लोग करेंगे कि ये जेपीसी की मांग को वो नजरअंदाज करेंगे। और देखिए, इसके कारण जो होने वाला है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ये पॉलिसी पैरालिसिस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने जेपीसी की मांग तुरंत मंजूर नहीं की, जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई 15 को, अगर पहले दिन या दूसरे दिन इन्होंने मंजूरी नहीं की जेपीसी की, तो ये पूरा सेशन वॉश आउट हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक विंटर सेशन आ जाएगा, जो नवंबर 26 तारीख को शुरू होता है, तब तक ये झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा तीनों राज्य हार चुके होंगे भाजपा। तो तब इनकी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि एक तो जेपीसी की मांग नहीं की, एक सेशन वॉश आउट हो गया है, दूसरे सेशन में वो लोग लेम डक सरकार हो गए क्योंकि 3 राज्य वो हार के आए हैं। अब ऐसी स्थिति में वो क्या बड़े निर्णय लेंगे? एक तो ये है, आपको जो भी आपके जो शो के माध्यम से जो खास करके वो लोग हैं जो बिजनेस माइंडेड है या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या देश की जो प्रगति है, डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ से उनको बहुत लगाव है, वो ये सोच रहे कि अगर सरकार कोई प्रगतिशील नियम लागू ही नहीं कर पाए तो क्या प्रगति करेगी, क्या उन्नति करेगी देश का, आपका क्या करेगी? आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगी ये सरकार। एक तो ये है। और तीसरी बात, ये लोग जो है अब पूरी तरह से इंटरनली क्रिपल्ड है, क्योंकि एक तो ये है कि भाजपा की संसदीय दल ही उनके खिलाफ है, उनके विपरीत है। और इसका संकेत मैं आपको सीधे बता दूं, अगर सचमुच प्रधानमंत्री का पूरा कंट्रोल होता अपने संसदीय दल पे, तो पहले वो अपने संसदीय दल को बुलाते, अपने आप को इलेक्ट करवाते, फिर एनडीए के मीटिंग को गठन करते। ये उन्होंने उल्टा किया है। पहले उन्होंने बोला है कि बॉस आप मुझे आसरा दे दो, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरी सत्ता की हवस आप पूरी कर दो, फिर मैं जाके इन लोगों को पूछूंगा कि आप प्लीज, ऑलरेडी बात होगी, अब तो चलते रहना टेस्ट। तो माय पॉइंट इज, एक तो वो अपने संसदीय दल से डर है, क्योंकि उनको डर ये लग रहा है कि संसदीय दल उनको अल्लाह दिखाएगी। हालांकि उनको चाइना को दिखाना था, चीन को दिखाना था, अब उनके संसदीय दल उन्हीं को दिखाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, इनके जो 2 अलाइड पार्टीज है, जैसे मैं आपके पहले एक शो में कह रहा था, इंडिया में अरेंज मैरिज का एक कॉन्सेप्ट
मैरिज का होता है। तो भाई साहब अरेंज मैरिज तो कर दिया उन्होंने अपने अलाइज के साथ, जेडीयू के साथ कर दिया और टीडीपी के साथ कर लिया, लेकिन सचमुच में दोनों प्यार तो करते हैं इंडिया से ही। तो अल्टीमेटली उनकी लॉयल्टीज भी और बार बार इनको खूब फटके मारेंगे। पहले तो कैबिनेट में पहुंचते पहुंचते इनको फटके लगेंगे, और फिर जब वो फाइनली संसद में आएंगे, पहले तो वो 60-70 लोगों का ऑपोजिशन था संसद में, और इसीलिए वो कहता था ए अकेला अकेला काफी है सब पे, वो सब डायलॉग वगैरह चलता था ये पूरा अभिनेता की तरह। अब देखिए उसके सामने, उनके सामने बस एक अकेला सब पे भारी, वही ड्रामा कर रहे थे ना, जैसे कोई हिंदी फिल्म का डायलॉग चल रहा है और सलीम आपके लिए उनके डायलॉग लिख रहे हैं। अब उल्टा हो गया है, अब 60 लोग नहीं बैठे सामने आपके, अब आपके सामने है बैठे 230, जिसमें से और मैं जोड़ रहा हूँ 20-25 लोग जो आप ही की तरफ है, ट्रेजरी बेंचेस में, और आपको पिन मारते रहेंगे। तो आप समझो अब उनका विपक्ष जो है ना 240, 250, 260 लोगों का है। अब इनकी थोड़ी वाहवाकार करने वाले को लोग, और ये तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में अलग सीन है। राज्यसभा में बोथ अब सोनिया गांधी जी भी है और खड़गे जी भी है, अब दोनों उनकी रोज उनको बैंड बजाएंगे। अब देखो तब मतलब मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी की दया आती है, और जैसे मेरा अनुमान है, मैंने आपको पहले भी कहा था व्यक्तिगत रूप में, ये जैसे तैसे करके 12 साल 298 दिन पूरे करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड है एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद मोदी जी को कोई पड़ी नहीं है, वो बोल रहे गडकरी जी लड़े, राजनाथ सिंह लड़े, अमित शाह लड़े, हिमंता शर्मा लड़े, योगी लड़े, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दे के राष्ट्रपति बना दो, या मुझे कहीं और, जैसे वो कहते रहते ना मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा, बस मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा वो कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब उनके ऊपर जो एक अकाल पड़ने वाली है वो इसका सहन नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी अलग चीज है, राहुल गांधी 10 साल गालियां सुन के, झूठी खबरें सुन के चल सकते हैं, आगे खेल सकते हैं फ्रंट फुट पे। मोदी जी आपको लग रहा है एक दिन कुछ कर सह पाएंगे? 2 दिन उनको गालियां पड़ेगी का पार्लियामेंट में रोने लग जाएंगे, और ये बार बार होते हैं। मैं ये नहीं मतलब उनका मतलब मैं बेइज्जती से नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद में मतलब वो हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है, तो मैं उनकी उस पद की मैं आदर कर रहा हूँ, लेकिन उनकी फितरत है कि वो बार बार हर कोई भी अगर कुछ हो वो इमोशनली रोने लग देते हैं। जैसे वो क्या वो क्योंकि सास बहू में वो नहीं थी वो तुलसी, अब वो तो चली गई तुलसी बाहर संसद से, अब शायद वो उनका किरदार करेंगे। जी ठीक है, अब मैं फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ। 1-1 मिनट का समय है, 1-1.25 मिनट का सबके पास। जयंत अब आपसे शुरू करती हूँ, क्या आपका असेसमेंट क्या है कि मोदी जी की सरकार कितने दिन चलेगी? ये सरकार, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं और तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई बहुत चालाकी से टीडीपी के जो चीफ है वो स्पीकर की पोस्ट टीडीपी को दे देंगे, उसके बाद वो इंडिया अलायंस के साथ सरकार बनाएंगे। यही सब कुछ ऐसा बड़ा खेल की तरफ इशारा हो रहा है। आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं की नहीं है, वो शपथ ले भी लेंगे और ऐसा कुछ होगा कि शपथ लेने के बाद वो सत्ता के बाहर हो जाएंगे? जी कुछ बातें तो देख रही हैं आप, प्रेसिडेंट्स के खिलाफ वो कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कभी भी विपक्ष में रहने की आदत नहीं रही। 2002 से वो मुख्यमंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, और ना ही कोई सशक्त विपक्ष का सामना करने की नौबत आई उनको। बिल्कुल। तो यही बात जब नीतीश कुमार जी पूरा जनता दल यूनाइटेड 2013 में एग्जिट कर रहा था एनडीए से, जब उनको प्रचार अभियान समिति का प्रमुख घोषित कर दिया गया, तो यही राजनाथ सिंह जी थे। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये शरद जी से मेरी घंटों बातें हुई, लगभग मैं कह सकता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ। 50-60 ऐसी मीटिंग जो 1.5 से 2 घंटे 1 to 1, और उसमें वो सुख दुख भी साझा करते थे। उन्होंने कहा कि राजनाथ भाई ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, आपके रुकने से होगा ये कि जनता दल यूनाइटेड जैसे 2009 में परफॉर्म किया बिहार में, अगर वही दोहरा देता है तो हमारे दल के अंदर इनको कोई नेता नहीं मानेगा और ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे, न सुषमा जी मानेंगे ना हम, तो नहीं। लेकिन ये बाहर आ गए, और बाहर आने से ये हुआ कि भाई इनको अपने बूते मेजोरिटी आई और इस देश ने भुगता उसको। आप पहला ट्वीट राजनाथ सिंह जी का देखिए, उसमें कहीं जिक्र इन दोनों नमूनों का नहीं है। वो जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं। सताए हुए वो भी हैं, और इतना सताए हुए हैं कि भाई मार्च हो रहा है और किसी समारोह में, और उनको कह दे रहे हैं कि भाई आप थक जाएंगे, आप यहीं रुकिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन ऐसा आदमी है जो उनके घर में जलील नहीं हुआ है? सब लोग इस मौके के इंतजार में थे। नहीं, लेकिन ऐसे लोग क्या कल खुल के बोलेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि कल खुल के कोई बोलेगा? बीजेपी का
कोई नेता ये कल ये हिम्मत कर पाएगा? बहुत संक्षेप में। जिस हाँ, जिस दिन चंद्रबाबू नायडू, अब उनका कंपल्सन है ना, उनको एक स्टेट में इलेक्ट लोगों ने मैंडेट दिया है, वहां सरकार बनानी, इनके साथ लड़े हैं कुछ है, उनको अगर अपने बूते मेजोरिटी होती वहां, तो फिर तो अभी वो तो खार खाए बैठे हैं, वो तो तुरंत जाते। एक बार वहां भी सरकार बन जाने दीजिए, यहाँ भी लोगों की नजर इस पर है, और नीतीश जी से ज्यादा अपमानित कौन हुआ होगा इन दिनों। कहा गया सुशील मोदी को बनाएंगे, बना दिया, पहले दो 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 बेवकूफ लोगों को बनाया था डेपुटी उनका, उसके बाद दो बदतमीज लोगों को उनके ऊपर मर दिया गया। तो हमारी नजर तो इस पर है, और चंद्रबाबू नायडू कोई आज के नेता तो है नहीं, वो 96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, उसको बनाने में उनका रोल है, और उसके कन्वेनर ही थे। 89 में भी जो सरकार बनी नेशनल फ्रंट की, उसके कन्वेनर उनके फादर इन लॉ एनटी रामा राव थे। 2019 में घूम घूम के नतीजे आने से पहले ही सबसे मिल रहे थे, उस समय भी वो ऐसी ही भूमिका चाहते थे, तो 24 में ऐसी भूमिका उनको लगभग मिल गई है। बस ये है कि अब वेटिंग पीरियड जितना लंबा खींच जाए, लेकिन निश्चित तौर पर इस देश को राहत मिलेगी, और ये सरकार 5 साल की मियाद नहीं पूरी करेगी। मैं इतना ही नहीं पूरी करेगी। ओके दीपक, अब मुझे जो आपसे सवाल पूछना है, एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है, द किंग इज एट द मर्सी ऑफ द किंग मेकर्स। इस समय राजा है वो किंग इज एट द मर्सी ऑफ द किंग मेकर्स। वही सवाल है कि क्या कोई एक मैंडेट तो लोगों ने दे दिया कि भाई मैंडेट में मोदी को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बिल्कुल साफ है, मोदी जी को लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई ठीक है, आप देश को चलाने लायक नहीं है। लेकिन क्या अब एलाइज और ऑपोजिशन अब दोनों एक होते हुए कोई एक बड़े खेल की तैयारी में लग रहे हैं, जहां पर हो सकता है कि स्पीकर्स का पोस्ट टीडीपी ले ले, उसके बाद इंडिया अलायंस की सरकार बने, और यही एक गेम प्लान होगा कि मोदी जी को उनकी जगह दिखाने का, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि मोदी विल बी शोन हिज प्लेस बाय द एलाइज बाय द ऑपोजिशन। वो एक बड़े खेल का इशारा करता है। देखिए नीलू, हम इससे पहले भी हम ये बात रख चुके हैं कि मुख्यतः ये चुनाव है, और ये चुनाव सत्ता का कोई भी अब हल्का नहीं है, और मुख्य रूप से 6 पोर्टफोलियो ऐसे हैं, 6 पोर्टफोलियो में जाने भी दीजिए, स्पीकर और होम मिनिस्ट्री के कम पे ये समझौता नहीं होगा। क्योंकि सवाल इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़ा पद ले लेंगे, चलो फाइनेंस छोड़ देंगे, विदेश छोड़ देंगे, रेल छोड़ देंगे, रक्षा छोड़ देंगे, लेकिन स्पीकर ही तय करेगा इनके सांसदों को किसको मान्यता मिली है। क्योंकि अगर स्पीकर और होम मिनिस्ट्री नहीं ली तो इन दोनों की पार्टी नहीं बचनी, और ये इनका इतिहास है। तो आदमी अपनी पहले पार्टी बचाएगा, उसको मालूम है कि ये लोग कौन है, और उसको भली बात ही मालूम है भाई, नीतीश बाबू जितना उनसे मिलते हैं उससे ज्यादा इंडिया वालों से मिलते हैं, और यही हाल नायडू का भी है। तो इसलिए अच्छा, स्पीकर चला गया और होम मिनिस्ट्री चली गई तो इनकी ताकत चली गई, क्योंकि इनकी ताकत फेयर ताकत तो है नहीं, ये तो दबाव पे, झूठ पे, इस पे टिकी हुई ताकत रहती थी, पहली चीज। दूसरी बात, जैसा अभी कहा भी पूर्व वक्ताओं ने कि जो है ये शुरुआत से ही केवल हेलीकॉप्टर से उतारे गए थे, ये कभी कोई चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव जितवाए गए क्योंकि सीधे बड़े पद पे लाए गए हैं, विपक्ष की आदत नहीं है इनको कभी भी। तो ऐसे में मैंने कहा है कि इनके सामने ये हालत है कि कल की मीटिंग जो होने हो जा रही है, कि अभी ये पोजीशन में है कि इनके सामने थाली रख दी गई है और इनसे कह दिया गया है कि तुम्हारी 180 डायबिटीज है, कुछ खा नहीं सकते, खाते ही तुम जाओगे, और रखी रहेगी थाली। बेबसी की दौर है इनका, ना कह पाएंगे, इतनी अपने आत्ममुग्ध नार्सिस्ट है ना, तो उसकी वजह से इनका झेलना मुश्किल है। इनके लिए एकदम से कोई नहीं कहेगा, लेकिन जो माहौल बनेगा उसमें ये खुद ही विड्रॉ करेंगे। इनके लिए एक पतली गली बनाई जाएगी कि इज्जत से इनको विदा कर दो, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, इनको फलाने तरीके से निकाल दो, आंसू आंसू निकाल के इस्तीफा दे दें, कहें आप लोग चलाइए, जनता ने हमारा मतलब मेरा कार्य पूरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम भविष्य दिखा दिया टाइप की बातें करके। ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, केवल ये इस बात पे कंप्रोमाइज करेंगे कि हमारे खिलाफ मुकदमे ना चलाए जाएं और अमित शाह को थोड़ा स्पेस दिया जाए। आने वाले दिन में यही होने जा रहा है, और अगर ये नहीं हुआ तो नीतीश और नायडू की भी सबसे बड़ी गलती होगी। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है। आने वाले समय में महाराष्ट्र का चुनाव है, कुछ दिनों बाद बिहार का आ जाएगा, यूपी का आ जाएगा, उसको लड़ना है और जीतना है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो चीजें बहुत तेजी से बदलने जा रही हैं। कल की मीटिंग में मुझे लगता है कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं। जी ठीक है, सिद्धार्थ आपको क्या लग रहा है कि कल की मीटिंग में क्या हो सकता है, बहुत संक्षेप में, उसके बाद फिर अंतिम कमेंट्स अचल साहब और पुष्पा से। जी
देखिए मोटा मोटी तो भाजपा के इंटरनल मीटिंग में तो कुछ खास होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि भाजपा भाजपा के अंदर काफी शौक है, और भाजपा जिस तरह के बहुत ज्यादा शौक लगता है तो बहुत देर के लिए आदमी हिलडुल नहीं पाता है। लेकिन ये आपका एक सवाल था कि ये क्या ये सरकार अपनी मियाद पूरी करेगी, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की मांगों को पूरा का पूरा मान लिया जाएगा, तभी ये सरकार पूरी कर पाएंगे, और अगर उनकी मांग में थोड़ी-सी भी कटौती होगी, तो ये सरकार पूरी इस समय नहीं चलेगी। और जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू की बात है, आप ध्यान में रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी जब उन्होंने समर्थन दिया था, उससे पहले अपने व्यक्ति जीएमसी बालयोगी को उन्होंने लोकसभा का स्पीकर बनवाया था। मिनिस्ट्री की बात बाद में की थी, पहले स्पीकरशिप की बात की थी, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो इसीलिए, और मेरा यही कहना है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ये जो कहेंगे वो सभी चीजों को अगर भाजपा पूरी शिद्दत के साथ जी हुजूर करके मानेगी, तभी तक इनकी सरकार चलेगी। जिस दिन उसमें से एक रत्ती भर भी कटौती करेगी, एक रत्ती भर भी कटौती करेगी, इनके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना ही स्पष्ट है। हाँ, लेकिन जी हजूरी की आदत ना मोदी को है ना अमित शाह को, कैसे चलेगी फिर? मैंने तो अब मान लीजिए कि उठाकर कोई बहुत ही अजीब सा मंत्रालय दे दिया अमित शाह को, और अमित शाह अपना मन महसूस कर बैठ जाएंगे, वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि भाई हमारी और दूसरा नीलू जी, मैं हाँ, एक मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दो चीजें, ये बिल्कुल गलत बात है, ये घमंडी बहुत है, लेकिन ये जी हुजूर क्या, ये तो बिल्कुल झुक जाएंगे, ये कॉर्पोरेट के लोग हैं, कॉर्पोरेट जैसा कहेगा ये अपनी इज्जत बेच के करेंगे, ये गुरूर वाले नहीं है। और दूसरी चीज, तमाशा तब शुरू होगा, पहले तो इन्हीं को नेता माना जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब गृह छुड़वाया गया था, अब जब कहा गया, अब जब पार्टनर मांगेंगे, पार्टनर कोई हल्की फुल्की चीज थोड़ी मांगेंगे, तो जब रक्षा मांगेंगे उनसे कि अच्छा गृह और रक्षा दो, तो इनसे कहा जाएगा राजनाथ सिंह छोड़ो, तो कहेंगे हम क्यों छोड़े। यहां से सवाल शुरू होगा कि राजनाथ सिंह अब दोबारा छोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए सेकेंड राउंड में चीजें शुरू होने जा रही हैं। और बाकी झुकने को तो अमित शाह कुछ भी करेंगे, जेल तो बचेंगे। हाँ सिद्धार्थ, एक ही बात आखिरी जी नीतीश कुमार जी भली भांति परिचित हैं कि सरकार को बेशर्त समर्थन देने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में उनके 7 में से 6 एमएलए को अनावश्यक तोड़ लिया इन लोगों ने, तो वो सतर्क हैं। लेकिन स्पीकर का पद देंगे कि नहीं, मुझे इसमें भी थोड़ा संशय है। ये डरपोक तो हैं, क्योंकि इन्होंने आडवाणी जी के स्पीकर बनने की चाहत पर भी इन्होंने नहीं माना, क्योंकि इनको पता था कि आडवाणी एक संवैधानिक रूप से बहुत सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, हमको कभी उलझा सकते हैं गलत करने पर। और इनके रोने को भी कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं, उम्र भर रोने का सलीका खो दिया, तब तो हास्यास्पद लगता है। कुछ कहना चाह रहे सिद्धार्थ, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था कि भगवान बनने की जिसकी चाह होती है उसके गले में 4-5 सांप आ जाते हैं। जब 4-5 सांप आ जाते हैं ना, तो वो सांप अब फिर सपोले भी पैदा करना शुरू करते हैं। तो अभी शुरू हुआ है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से, जैसा मुझसे पहले कहा था दीपक भाई ने कि कुछ दिन होगा तब तक राजनाथ सिंह भी। सांप अगर आपने गले में पाल लिया तो सांप बढ़ते जाएंगे ना, घटेंगे थोड़े। ओके, ठीक है। अचल साहब क्या कहेंगे? इसके बाद फिर अंत में मैं पुष्पराज के पास आती हूँ। जी बोलिए सर। देखिए, मैं न तो सिद्धार्थ जी की तरह इतना साहस रखता हूँ कि नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को सांप सपोला कह पाऊँ, लेकिन मैं, क्योंकि ज्योतिष में मैं थोड़ा दखल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सूर्य था, जो मोदी जी का सूर्य था, औरा था, उसके आगे पीछे राहु केतु लग गए हैं दो, और ये ग्रहण की तरह लगे हैं, और ये इनको कब मोक्ष करेंगे, कब मोक्ष इन्हें प्राप्त होगा, इसका पता ना मोदी जी को है ना भाजपा को है। तो आप देखिए 2-4 दिन में हो सकता है, आप जो अभी दीपक कह रहे थे कि सदन में शपथ लेने के बाद मोदी जी बिल्कुल रोते हुए ये कहेंगे कि हम गठबंधन धर्म के तहत ये सरकार चलाना चाहते हैं, भाजपा ने अपने सारे एजेंडे को किनारे पर रख दिया है और हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलकर देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए उन्हें ये मौका राहु केतु देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन देश के लिए ये शुभ है, कल्याणकारी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पराज, अंत में क्या कहेंगे? मैं तो अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि मोदी जी का जो पहला लोकसभा के अंदर का जो भाषण होगा वो क्या होगा। वो रोएंगे, वो मुस्कुराएंगे, वो गाएंगे। I cannot imagine how that speech is going to be, पुष्पराज। भाइयों बहनों,
हम लोग That is तीसरी बार चुन के आए हैं, एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला है हमें, और ये लोग जिनके पास सिर्फ 90-99 सीट है, ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये जीते हैं। यही तो करेंगे, ये उन्होंने अपने संसदीय दल में कहा ही था। देखो यार, आप समझो, ये प्रोपेगेंडा का एक गुब्बारा है, और इस गुब्बारे को आप कब निकाल दोगे ना, वो तो सिर्फ एक प्लास्टिक का ऐसे, मतलब एक पीस ऑफ प्लास्टिक बन जाता है। तो जब तक उनको गैस भरनी पड़ेगी, रोज गैस भरनी पड़ेगी। अब ये प्रॉब्लम है कि इतने सारे पिन-पिक्स हो गए हैं कि रोज उनको वो बैंडेड लगाना पड़ रहा है सब जगह, लेकिन गैस तो भरनी पड़ेगी इनको। बिना गैस भरे वो 56 इंच कैसे रहेंगे? सबको पता चल जाएगा कि एम्परर इज नेकेड। हालांकि अब उनके अलावा भाजपा, वैसे तो भाजपा के संसदीय दल में ही मुझे लग रहा है कि आधे लोग जानते हैं कि ये गुब्बारा फूट गया है, लेकिन अब वो बहम है। जब तक कोई उनके दल में से कह नहीं देता है कि भाई साहब राजा तो नंगा है, तब तक ये चलता रहेगा, उनका गुब्बारा चलता रहेगा, तब तक वो भागेंगे नहीं। तो मुझे उसमें ज्यादा, मतलब उन पे ज्यादा क्या करेंगे, क्यों करेंगे, उसमें फोकस करना ही नहीं है। इतनी सारी दिक्कतें हैं उनमें कि आज नहीं तो कल वो गिरेंगे, और जैसे गिरेंगे फिर उनको, कई सारे मीम चल रहे हैं, आपने भी मुझे भेजा था कि 2 वो क्रचेस के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनको और कई सारे क्रचेस की जरूरत होने वाली है कि अब गृह मंत्री बदलने वाले हैं, एनएसए भी बदलेंगे, तो बेचारों के पास जो षड्यंत्र करने के लिए जो उनके यंत्र थे, वो बेचारे के पास नहीं रहे। तो ऐसे स्थिति में मुझे दया आनी चाहिए, हम सबको दया आनी चाहिए, क्योंकि जो डिक्टेटर, मतलब समझो, हिटलर के पास एटलीस्ट एक आउट था ना, मुसोलिनी के पास भी एक आउट था, स्टालिन गुजर गए, उनके लिए भी आउट था, इनके लिए कोई आउट नहीं है। इनको अब रोज संसद में बैठ के सबकी गालियां सुननी पड़ेगी, देश का मजाक बनना पड़ेगा। तो ये इनकी विरासत ही यही है कि ये अब एक बड़ा लाफिंग स्टॉक हो गया है। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। हमें करना है, जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो संवैधानिक ढांचे में आस्था रखते हैं, हम लोगों को क्या करना है, कैसे फ्रंट फुट पे खेलना है। क्योंकि अगर हम लोग कंप्लीसेंट हो जाएंगे तो चलिए, जो जानवर कोने में कैद है वो और ज्यादा विशेष होता है। और ये हमको चेतावनी थोड़ी, हमने थोड़ी सतर्कता से अपने आप को कंडक्ट करना होगा, क्योंकि ये कभी भी काट सकता है, कभी भी छूट के अपने गले पे आ सकता है। इसीलिए उसको पिंजरे में बांधना बहुत जरूरी है। जेपीसी के मान फ्रंट फुट पे खेलना, आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये तो उस पिंजरे को बांधने का शुरुआत है। लेकिन हम सब लोग यहाँ, सब जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, इंक्लूडिंग यू और इंक्लूडिंग योर चैनल बोलता हिंदुस्तान वाले, हम सबको प्रेशर ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये निकल नहीं जाते, जब तक ये वैचारिक रूप से डिफीट नहीं होते, तब तक ये एक थ्रेट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बट सिर्फ एक देशभक्त के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए, भारत की आत्मा के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली कीप अप द टेम्पो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात तो सही कही कि जो मोदी जी की हालत है, वो एक घायल शेर वाली इस समय हालत है। उनकी दशा और दिशा क्या होगी, उसको लेकर अभी बहुत तरीके से लोग इसको एनालाइज़ करेंगे, उन पर कविताएँ लिखी जाएँगी, उन पर शेर बोला जाएगा। लेकिन मीम्स बनेंगे, कार्टून बनेगा, मीम्स बनेंगे, कार्टून बनेगा। अगर नहीं हंसी मजाक की बात को किनारे, देखिए नीलू, अगर हंसी मजाक की बातों को तो चलता रहेगा, किनारे भी कर दें, और कांग्रेस का वो थोड़ा बहुत मजाक अगर उड़ा भी लें, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों का क्या करेंगे, जिन्होंने अयोध्या के एक जनरल सीट पे एक दलित कैंडिडेट जीत कर आया है, ध्वस्त करके पूरे एजेंडा को। आप तेनी को, किसानों को, हत्यारे को, जिसका इस्तीफा नहीं दिलाया, उसको हरा के आया है। मणिपुर की दोनों सीटें जीती गई हैं। तो ये सारे जो सिंबॉलिक सीट्स जीती गई हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आपकी पूरी पॉलिटिक्स, आपका पूरा एजेंडा सब ध्वस्त किया है जनता ने। एक एक सीट प्रमाण की तरीके से आई है। तो मुझे लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। नहीं, चीजें आसान तो नहीं है। अब देखना होगा कि कल की मीटिंग में क्या होता है। सुबह 10:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि जिस समय ये मीटिंग शुरू होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत देर हो जाए, लेकिन देखना होगा कि कल उसमें क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैन जिज्ञासु, दीपक, पुष्पराज, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।